नमस्कार, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अनुवाद के क्षेत्र। अनुवाद के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं उसको आज विस्तार से देखेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक एमए सेमेस्टर 4 का है। उसके सिलेबस में अनुवाद के क्षेत्र है, उसे मैं पढ़ा रही हूँ। आज की इस वीडियो में अनुवाद के क्षेत्र को हम पूरे अच्छी तरह से जानेंगे, पढ़ेंगे। वैसे तो ये चैप्टर एमए सेमेस्टर 4 का है, लेकिन अगर आपका किसी दूसरे बीए में भी हो सकता है या फिर नेट जेआरएफ ये सब में भी हो सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ये कहीं भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए अनुवाद के क्षेत्र को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनुवाद के क्षेत्र, जिस तरह से मानव विकसित होते जा रहा है और बहुत सारे अपने ज्ञान का विस्तार भी करते जा रहा है, उसी तरह अनुवाद भी आज एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गया है। वह विभिन्न क्षेत्रों में अपना विस्तार करते जा रहा है। आज कोई भी क्षेत्र अनुवाद से अछूता नहीं है। सभी क्षेत्र अनुवाद से परिचित हैं। सामाजिक क्षेत्र में या फिर अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, विज्ञान में या फिर कला में, संस्कृति में, हर जगह भाषा की जो जटिल दीवार है, अनुवाद उसे तोड़कर एक दूसरे से संपर्क कराती है, यानी कि एक दूसरे को साथ लाने का कार्य करती है। भारत से ही एक अच्छा सा उदाहरण ले लेते हैं अनुवाद का। एक आंध्र प्रदेश का कोई डॉक्टर है और केरल के अस्पताल में उसे काम करना है। तब उसे केरल के मरीजों की भाषा समझनी पड़ती है। उसे उनकी भाषा मलयालम का अर्थ समझना पड़ता है। अगर वह मलयालम नहीं जानता है तो और किसी को मलयालम का अनुवाद या फिर तेलुगु में बोलने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर अनुवाद का इस तरह से क्षेत्र जो है व्यापक है, हर जगह इस्तेमाल होता है अनुवाद का। इस तरह से आपको आइडिया लग गया होगा कि अनुवाद कितना महत्वपूर्ण है और इसका क्षेत्र जो है कितना विस्तृत है। हमारे सिलेबस के तहत अनुवाद के क्षेत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया साहित्यिक क्षेत्र और दूसरा गैर साहित्यिक क्षेत्र, यानी कि लिटरेचर और नॉन लिटरेचर। साहित्यिक क्षेत्र में जो भी कविताएं होती हैं, जो भी कथा होते हैं, नाटक होते हैं, वे सारे साहित्यिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। साहित्य का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसीलिए उसे भी दो भागों में बांटा गया है, पद्य क्षेत्र और गद्य क्षेत्र। तो पद्य क्षेत्र और गद्य क्षेत्र साहित्य क्षेत्र के अंतर्गत दो भागों में ये बांटे गए हैं। अब इसे भी हम विस्तार से समझते हैं। पद्य क्षेत्र के अंतर्गत कविताएं आती हैं, गीत आते हैं, मुक्तक काव्य आते हैं, दोहा आती हैं। इस तरह अनुवाद इसके भी किए जाते हैं। कविताओं को या फिर गीत को, एक प्रदेश का गीत जो होता है उसे दूसरे प्रदेश में गाया जाता है, तब उसका अनुवाद किया जाता है दूसरे प्रदेश की भाषा में। इस तरह से गीत और कविता, दोहा आदि का भी अनुवाद किया जाता है। इसी तरह दूसरा जो है गद्य क्षेत्र, उसमें कहानियां आती हैं, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, नाटक आदि आते हैं। इसके अनुवाद भी किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर संस्कृत के महाकाव्य में कालिदास का नाम बहुत आता है और उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का रचना लिखा। उसका अनुवाद, इतनी अच्छी रचना है उनकी, इसीलिए उनका अनुवाद किया गया। और अनुवाद के तौर पर अंग्रेजी में अनुवाद किया विलियम जोन्स ने और हिंदी में लक्ष्मण सिंह ने इसका अनुवाद किया। तो जब अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी जाती हैं तो केवल एक देश तक उसे सीमित नहीं रखा जाता, एक भाषा भाषी लोगों तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि विश्व में उसे लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है अनुवाद के माध्यम से। तो ये तो हमने समझा। अब अगला जो है अनुवाद के गैर साहित्यिक क्षेत्र, अब उसे जान लेते हैं। अनुवाद के गैर साहित्यिक क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र आते हैं जिसे मैं पॉइंट वाइज यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया दैनिक जीवन और व्यवहार में, दूसरा हो गया व्यापार और वाणिज्य में, तीसरा विज्ञापन में, चौथा शिक्षा में, पांचवा प्रशासन में, पर्यटन में, छठा हो गया, सातवां हो गया सांस्कृतिक कार्यकलाप में, और आठवां हो गया ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, और नौवां हो गया जनसंचार के माध्यम में। अंतिम पॉइंट और 10वां पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय स्तर। इतने पॉइंट लिखने से आपको एग्जाम में पूरे नंबर तो इससे आ ही जाएंगे। जरूर से इसे समझने का प्रयास करते हैं और बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें। वीडियो को जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब चलिए इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। गैर साहित्य के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट था दैनिक जीवन व्यवहार। जैसे स्कूल कॉलेजों में कभी कभी हमारे दोस्त दूसरी भाषा में यानी कि अंग्रेजी में ही बोलते हैं, तो उसका देखा देखी हम भी अंग्रेजी में
बोलते हैं, या फिर कभी कभी हमसे प्रश्न भी अंग्रेजी में पूछ लिया जाता है तो उसका उत्तर भी हम अंग्रेजी में ही देते हैं। इसके लिए सबसे पहले हिंदी में उसका उत्तर खोज लिया जाता है कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, उसके बाद उसका अनुवाद किया जाता है, मन में ही उसका अंग्रेजी अनुवाद करते हैं और फिर जाकर उसे सामने वाले व्यक्ति के सामने बोलते हैं। हमें अंग्रेजी या फिर अन्य भाषाएं बिल्कुल नहीं भी आती हों तो फिर भी जो भाषा में नहीं आती उसका अनुवाद करके ही टूटी फूटी भाषा में ही हम उसका प्रयोग करते हैं और फिर सामने वाले व्यक्ति को उत्तर देते हैं। यह आजकल के दैनिक जीवन में बहुत हो रहा है। दैनिक जीवन में लोग छोटे छोटे हिंदी शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद ही बोला करते हैं। ये केवल हिंदी भाषाओं में नहीं बल्कि अन्य भाषाओं में भी प्रचलित हो रहा है, जैसे कि स्कूल में, कॉलेज में, इन सभी जगह पे, हॉस्पिटल में देख लेते हैं तो यहाँ पर हर जगह लोग अनुवादित करते हैं, अंग्रेजी शब्द का और भाषा का मिक्स करते हैं, अनुवाद करते हैं और बोलते हैं। तो इस तरह से अनुवाद का क्षेत्र जो है यहाँ पर बढ़ता है। ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट है व्यापार एवं वाणिज्य। हमारे देश से दूसरे देश में, अगर यूरोप के देशों में आयात हो या फिर निर्यात हो, नोटिस, निविदा या फिर लेखा जोखा करने की बात क्यों ना हो, उन सब में अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के तौर पर अगर फ्रांस से कोई सामान भारत में आ रहा है तो केवल फ्रेंच भाषा में ही उसे लिखा नहीं जाएगा बल्कि भारतीय भाषा में भी वह नोटिस लिखा जाता है। तीसरा पॉइंट है विज्ञापन। उम्मीद है कि जो भी पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए। विज्ञापन जितनी अधिक भाषा में होगा तो उतने ही अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा। विज्ञापन कई तरह के होते हैं, जैसे रोजगार के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, प्रचार के लिए, प्रशासनिक कार्यों आदि के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं। इन विज्ञापन को सामाजिक भाषाओं में, यानी कि जिन राज्यों में जो भी भाषाएं हैं, जो देश में जो भी भाषाएं हैं, उस भाषा में अनुवादित करके इन विज्ञापनों को दिया जाता है। विज्ञापन दो तरह से दिए जाते हैं, जैसे कि पहला हो गया मुद्रित माध्यम और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इन दोनों माध्यमों से विज्ञापन दिए जाते हैं। जैसे मुद्रित माध्यम में हो गया अखबार, होर्डिंग, पोस्टर। दूसरा माध्यम हो गया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इसमें रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से विज्ञापन दिए जाते हैं। वैसे इन दोनों माध्यमों से अनुवाद की जरूरत बहुत बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट है शिक्षा। शिक्षा में अनुवाद की भूमिका बहुत है। पाठ्य पुस्तकों में, पाठ्य सामग्रियों में बात करें तो अनुवाद, शोध ग्रंथ और शिक्षण आदि सभी में अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। जैसे विज्ञान में अगर कोई खोज होता है तो उसे अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है, पर उसे पाठ्य पुस्तकों तक शिक्षा में लाने के लिए उसे अनुवाद करके राज्य भाषाओं में उसे अनुवादित किया जाता है। इस तरह से हर एक विषय में अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी में अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। और राज्य भाषाओं में, यानी कि जिस भी राज्य में, जो भी देश में जो भी भाषाएं चल रही हैं, उसी के माध्यम से अनुवादित करके पाठ्य पुस्तकों की सिलेबस तैयार की जाती है। तो ये इस तरह से शिक्षा में तो बहुत इंपॉर्टेंट है अनुवाद की आवश्यकता। अब अगला पॉइंट है जो कि पांचवा है, वह है प्रशासन। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था भी है। यहाँ राज्यों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अतः यहाँ पर प्रशासन के कुशल संचालन के लिए भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि संसद, केंद्रीय और राज्य प्रशासन के अंग। भारत में राजस्थानी, पंजाबी, मलयालम आदि भाषाएं बोली जाती हैं और इन सभी को संचालन करने के लिए प्रशासन वहां पे रहता है और वे संचालन के लिए अनुवाद का सहारा लेते हैं। उनका ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी होता है, लेकिन समाज के लोग जो भाषा समझते हैं, जैसे कि पंजाब प्रांत में ग्रामीण लोग पंजाबी ही बोलते हैं, तो प्रशासन को उनसे कनेक्ट करने के लिए, उनसे जुड़ाव रखने के लिए अंग्रेजी नहीं बल्कि पंजाबी में उन्हें समझाना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रशासन में भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, ध्यान से आप भी समझिए। उम्मीद है कि जो भी पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी यह टॉपिक क्लियर हो जाए। अब जल्दी से आगे चलते हैं छठे पॉइंट की ओर, जो है पर्यटन। पर्यटन में भी अनुवाद की आवश्यकता होती है। विदेशी पर्यटक जब भारत में आएंगे तो उन्हें वार्तालाप करने के लिए होटल, पर्यटक स्थल और आदि जगहों पर अनुवाद की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। तो यहाँ भी अनुवाद की आवश्यकता झलकती है। सातवां पॉइंट है सांस्कृतिक कार्यकलापों में। तीज त्योहार, धार्मिक उत्सव जो हो गया, मेला, प्रवचन आदि का अनुवाद करके उसके वास्तविक अर्थ को भिन्न भिन्न भाषाओं के लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी अनुवाद के माध्यम से किया जाता है। आजकल YouTube में भी ऐसे कार्य हो रहे हैं, जैसे कि
कोई वीडियो बना रहा है और हिंदी में बोल रहा है तो उसका अनुवाद अंग्रेजी में कर दिया जाता है, सबटाइटल नीचे में लिख दिया जाता है। इससे क्या होता है कि अंग्रेजी वाले लोग अंग्रेजी में समझ जाते हैं और हिंदी वाले लोग तो समझ ही जाते हैं। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि 8वां पॉइंट है, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र। इसके अंतर्गत चिंतन मनन, आविष्कार या फिर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो विकास होता है उसकी जानकारी, दर्शन, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास आदि के क्षेत्र में जो भी आविष्कार होते हैं, जो भी खोज होता है, जो जो नए नए आविष्कार किए जाते हैं, उन सभी की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। और अगला है जनसंचार माध्यम। अखबार, समाचार, फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, पत्र, पत्रिकाओं में अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अंग्रेजी की मूवी हॉलीवुड हो गई, उसे भारत में दिखाने के लिए यहाँ के लोगों की, यहाँ की सामाजिक भाषा जो हो गई, जैसे तमिलनाडु में दिखाना हो तो तमिल भाषा में उसे अनुवादित करना होगा, फ्रांस में दिखाना हो तो फ्रेंच भाषा में अनुवादित करना होगा। इस तरह जनसंचार के माध्यम से अनुवाद का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। अगला और अंतिम पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय स्तर। इसमें क्या होता है कि अनुवाद के माध्यम से ही दो राष्ट्रों के बीच जो संबंध होता है वह मैत्रीपूर्ण हो सकता है। दो देशों के दो अलग भाषाएं हैं, दोनों की बातों को समझने के लिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। जब तक अनुवाद नहीं होगा, एक दूसरे की बात को समझेंगे नहीं, तो बात यहाँ पर खत्म होता है कि अनुवाद के बिना विश्व में कोई भी बात हो ही नहीं सकती, कोई लोग दूसरे को जान ही नहीं सकते। अनुवाद हमारे जीवन को सरल और सहज बनाता है। आज के इस वीडियो से इतने सारे पॉइंट से आपको पता लग गया होगा कि अनुवाद का महत्व किन किन क्षेत्रों में है और इसका उपयोग हमारे सामाजिक जीवन में और व्यवहारिक जीवन में कितना है। तो आज के इस वीडियो में हमने अनुवाद के क्षेत्र को पढ़ा, उसके महत्व और उपयोग को जाना। वीडियो से रिलेटेड अंत में आपसे एक प्रश्न पूछूंगी। मेघदूत जो कि कालिदास की रचना है, उसका अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले किसने किया था? इसका उत्तर आप जल्दी से कमेंट में बताइए। साथ ही में वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।